नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान हादी मतर नाम के 24 साल के शख्स ने मंच पर जाकर मशहूर लेखक सलमान रुश्दी के चेहरे, गर्दन और पेट पर कम से कम 10 बार छुरा घोंपा। ये घटना अब तक आप सबको पता होगी। हमले के एक दिन के बाद अच्छी खबर यह है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी की सेहत में सुधार है। उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है और अब वो बात भी कर पा रहे हैं। सलमान रुश्दी अपनी किताबों के जरिए पहचाने जाते हैं। 33 वर्षों से जिस शख्स पर फतवे की तलवार लटक रही हो, उसका लेखन कभी रुका नहीं, उनकी आवाज कभी रुकी नहीं। इस दौरान भारत सहित तमाम देशों के साहित्यिक कार्यक्रमों में उनके आने का विरोध भी होता रहा, बल्कि वो इतनी आज़ादी से भारत में आना जाना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रुश्दी फिर भी निडर और बेधड़क रहे। इन दिनों यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान वहां के जो लेखक खतरे में हैं, उन्हें वो अमेरिका लाना चाहते थे और शुक्रवार 12 अगस्त को उन्होंने इस संबंध में एक ईमेल पेन नामक संस्था को लिखा था। द सैटेनिक वर्सेस जो 1988 में प्रकाशित हुई, वो उनका चौथा उपन्यास है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद का व्यंग्य चित्रण है, जिसको लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने रुश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिसमें लेखक को मारने का आग्रह किया गया और इस वजह से लगभग 10 साल रुश्दी छुपे रहे। इस तरह के फतवों का असर सालों बाद भी लोगों की ज़हनियत पे, लोगों के मानसिक लोगों पर असर कितना डालता है या कितना गंभीर होता है, ये इस बात से साफ है जब दशकों बाद न्यूयॉर्क में 24 साल का एक लड़का सलमान रुश्दी पर हमला करता है। 24 साल का लड़का एक ऐसी घटना को लेकर हमला कर रहा है शायद जो उसके पैदाइश के पहले की घटना है। लेखकों, कलाकारों के खिलाफ ये असहनशीलता कई बार देखी गई है, बल्कि सैटेनिक वर्सेस को बैन करने या प्रतिबंध लगाने वाला सबसे पहला देश भारत ही था। तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी। और भी लेखकों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। एक मिसाल तस्लीमा नसरीन की भी है, जिनकी किताब लज्जा के 1993 में छपने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां लगातार मिलती रहीं। किताब को उनके देश बांग्लादेश में बैन किया गया। फिर तस्लीमा नसरीन को मुल्क छोड़कर स्वीडन की नागरिकता लेनी पड़ी। बाद में वो भारत में कोलकाता में रहीं। वहां भी विरोध के बाद उन्हें दिल्ली में आकर रहना पड़ा। सलमान रुश्दी पर यह हमला बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सलमान रुश्दी पर यह हमला एक मूल सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले तो बोलने की आज़ादी पर एक बार फिर से बहस छिड़ती है और एक बार फिर से बहुत बड़ा सवाल उठता है धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर हो रही हिंसा पर। ये भी याद दिलाता है कि इस तरह की धमकियों को, यानी कि जो फतवे या इस तरह की धमकियां दी जाती हैं जान से मारने की, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये कि इसके बावजूद वो लोग हैं भी जो तमाम खतरों और धमकियों के बावजूद खुलकर अपनी बात सामने रखते हैं और रखते रहेंगे, जिसके लिए सलमान रुश्दी को हम जानते हैं और सब यही चाह रहे हैं कि किस तरह से वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त कई लोग मौजूद हैं, कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफान हबीब, समाजशास्त्री, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, फरह नकवी हैं लेखक, शुभ्रास्ता लेखक, और हमारे साथ इस वक्त इन तमाम लोगों के सामने एक बड़ा सवाल मैं चर्चा करना चाहूँगी कि सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है वो हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। फरह, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। दुनिया के लिए मुझे लगता है कि इस वक्त एक बार फिर से ठहर कर ये सोचने का वक्त है कि न सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, बल्कि धर्म के नाम पर हो रही हिंसा जो है वो कितनी गंभीर होती चली जा रही है और ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ, उसके बाद आपके जहन में जो आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो आपकी जो सोच है, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी क्या सोच है इस पे। सबसे पहली प्रतिक्रिया नगमा तो ये होगी कि इसकी कठोर निंदा की जाए और हम तो काफी शर्मसाज हैं कि भारत सरकार ने और विपक्ष के नेताओं ने इस पर खुल करके इसकी निंदा उस तरह से नहीं की जितनी अंतर्राष्ट्रीय निंदा आपको सुनने में आ रही है। दूसरा, ये जो आपने सवाल खड़ा किया नगमा, ये सिर्फ धार्मिक कट्टरपंथ
या धार्मिक विवाद को लेकर के नहीं। हमारी सबसे बड़ी चिंता बतौर एक जमहूरियत, बतौर एक समाज, बतौर एक विश्व, हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और खास करके आज के दौर में भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, वो है हिंसात्मक प्रवृत्ति, हिंसा पर रोक टोक न देना। देखिए, आप किसी भी विचारधारा, आप किसकी सोच, आपको किसी का गान, किसी की कविता, किसी का लेख पसंद हो ना पसंद हो, आप शब्दों से जवाब दीजिए। आप जमहूरियत ने, लोकतंत्र ने जितने आपको हथियार दिए हैं, आप सड़क प्रदर्शन कीजिए, आप खत लिखिए, आप जवाब दीजिए जी। लेकिन हिंसा, जो देखिए सबसे बड़ी देन हिंदुस्तान की पूरे मुल्क में जो थी, मुल्क को जो मतलब विश्व को जो थी, वो थी अहिंसा। हम कहीं ना कहीं आज, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिया 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, यौम आजादी के 75वें साल में, सबसे बड़ा दुख नगमा, सबसे बड़ा गम इस बात का होगा कि अगर वो जो हमारा नगीना था, जो हमारी पूंजी थी, जो हमने दुनिया को भेंट दी, अहिंसा जी, नॉन वायलेंस, दैट इज बीइंग, वो कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है जी। और फरा, ये यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता का विषय बिल्कुल है जी। फरा, आपने हिंदुस्तान में और जो बढ़ रही हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसके बारे में इशारा किया। इस पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि बल्कि दुनिया को ठहर कर इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अलावा ये जैसे घटना हुई न्यूयॉर्क में हुई, और फतवा कभी अगर हुआ था तो वो ईरान से हुआ था। तो कैसे जो हिंसा है वो लोगों के जहन पे असर डालती है, और इसका कोई मुल्क नहीं, इसका कोई देश नहीं, कोई सीमा नहीं, कहां कहां और कितने सालों के बाद भी लोगों के जहन पे असर पड़ता है। तो शायद सभी को ये सोचने की जरूरत है। शुभ्रस्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ्रस्ता, आपके कमेंट्स। नगमा जी, मैं जनरली अग्री करती हूँ, जो बातें फराह जी ने कही उस पर मेरा कोई विशेष वहां से विचलन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी एक आदत हो गई है कि कहीं भी कुछ भी होता है हम उसको तुरंत अपने देश के संदर्भ में, चाहे वो गलत हो सही हो, उसका शायद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो नहीं हो, ये बिना देखे बिना जाने हम ऐसा करने लगते हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, और ये सिर्फ निंदनीय नहीं है, ये एक शोचनीय विषय है। लेकिन इस विषय पर जो क्लैरिटी से जिन चीजों पे हमें बात करनी चाहिए, क्या हम आज भी कहने को तैयार हैं? क्या इस्लामिक कट्टरपंथ ये अपने आप में ये शब्द है जिस पे हम लोग एक स्वस्थ बहस कर सकें? क्योंकि हमने हिंदू आतंकवाद पे तो बहुत चर्चाएं देखी, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ में भारत में भी आज तक हम बोल नहीं पाते। इसको बोलने के पीछे आगे व्हाट इफ, बट बहुत सारे शब्द लगने लगते हैं। ये शब्द, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सैटेनिक वर्सेस, आप जैसा कि आपने कॉन्टेक्स्ट में बताया ही, ये बहुत पुरानी घटना है, 1988 की घटना है। मैंने सैटेनिक वर्सेस पढ़ी है। मुझे तो एक साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये कंट्रोवर्सी एक बार बीच में हुई थी, मेरे ख्याल 2004, 5, 6 के आसपास, ये फिर एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट था, तो हमें रेकमेंड किया गया था और मैंने पढ़ी थी। उस दौरान पे मुझे लगा कि एक बहुत ही एक उम्दा साहित्यकार ने एक बहुत ही उम्दा पुस्तक लिखी, लेकिन इस पुस्तक पे बहस होने के बजाय, इस पुस्तक के कंटेंट पे बहस होने के बजाय, हमेशा इस पुस्तक के इंटेंट को लेकर के 2-3 लोग आते हैं, फतवा जारी करते हैं। और शर्म आनी चाहिए सरकारों को भी, जो इस तरह की किताबों को या इस तरह की फिल्म्स को बैन करते हैं, वो चाहे किसी भी पंथ की तरफ से लिखा जा रहा हो, मुझे इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जहां तक बात सैटेनिक वर्सेस की है, ये अपने आप में मील का पत्थर है। जब हम दुनिया में किताबों के बैन पे बात करेंगे तो मेरे ख्याल सैटेनिक वर्सेस ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ी किताब है और एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके आसपास काफी मुझे लगता है हर 5-6 साल में कंट्रोवर्सी होती रहती है। नगमा जी, तो मैंने जैसा कि बताया 2006-7 में मुझे याद है कंट्रोवर्सी हुई थी। हम आज 2022 में बैठे, एक दोबारा सैटेनिक वर्सेस पे कंट्रोवर्सी हो रही है। ऐसी आइकॉनिक किताब को ना केवल पढ़ा जाना चाहिए, बल्कि एक जो उसका पक्ष है कि कैसे मोहम्मद को ऐसा लगा कि जी, मैं ये कह रही थी कि आपने ऐसा लगा कि शैतान आकर कुछ कह, जी श्योर, जी, जो इसका लिटरेरी पर्सपेक्टिव है वो ये है कि मोहम्मद साहब को ऐसा लगा कि उनको डिवाइन रेवलेशंस हो रहे हैं, जबकि किताब में ऐसा है
कि जो सेटन था वो आकर के उनके कान में कुछ फुसफुसाता था, बुदबुदाता था, और उसी हिसाब से ये पूरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नैरेटिव में ये किताब आगे बढ़ती है। मैं ये बोल रही हूँ कि जाहिर है कि ये आइकॉनिक किताब है, लेकिन मेरा मूल सवाल ये भी है कि आइकॉनिक किताब है तो उस पर बहस होनी चाहिए, किताब पे न ये कि किताब पे प्रतिबंध लगे, लेकिन किताब जैसी भी हो या लेखक या कलाकार, मूल सवाल ये भी है कि अच्छी या बुरी किताब को पढ़ा जाना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए और स्वस्थ बहस होनी चाहिए। उसके पर प्रतिबंध, उसे लेकर जान से मारने की बातें, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर इरफान हबीब साहब, ये चर्चा उठने लग रही है कि क्या खुलकर अभी भी हम कमेंट या टिप्पणी नहीं कर रहे हैं इस बात पे कि ये गलत है अगर धर्म के नाम पर ये होता है तो, और दूसरे ये कि कहा जा रहा है कि जो फर्क है, एक तरह से एक हमला शुरू हुआ फिर इस्लाम के नाम पर, इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों पे और इस्लामिस्ट्स पे, तो जो फर्क इस्लाम और इस्लामिस्ट का है वो भी मिटता जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार हमला धर्म पर भी हो रहा है अगर धर्म के नाम पर हिंसा होती है तो। इरफान हबीब साहब, देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी ऑथर हो, पेंटर हो, फिल्म मेकर हो, राइटर हो, उसको हक है लिखने का, और जो उससे एग्री नहीं करता है उनको हक है उसको काउंटर करने का उसी तरीके से जैसे वो करना चाहता है। जो मीडियम इस्तेमाल किया गया, हिंसा तो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है, वो तो आपको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। और ये जो धर्मांधता है ये इस्लाम में तो पुरानी है। अभी जो प्रश्न करें थे साहब, इस्लाम के बारे में तो कोई कहा ही नहीं जाता। इस्लाम की जो धर्मांधता है उसके बारे में तो इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म चल ही रहा है बरसों से, और हमारे देश में जो धर्मांधता है ये तो नहीं है, इस्लाम की तो बहुत पुरानी है। तो हमें ये देखना चाहिए कि धर्मांधता कहीं भी हो, चाहे हमारे यहाँ हो, जैसे MF हुसैन के साथ हुआ, जो एक पेंटर थे, वो हम ही ने किया, हमारे कुछ लोगों ने किया। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हुआ है, ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। और सलमान रश्दी पर जो हमला है वो तो हर हालत में कंडेमनेबल है, उस पर कोई इफ्स एंड बट्स का कोई सवाल ही नहीं है। और इस्लाम में तो मैं आपको इतिहास से अगर कुछ बात आपको बताऊं, मौलाना आजाद जैसे स्कॉलर ने जब तर्जुमानुल कुरान लिखा उसमें, और वैसे भी उनकी जो अल हिलाल की राइटिंग्स हैं उसमें उन्होंने 1924-25 में जो प्रॉफिट के खिलाफ एक किताब आई थी, उस किताब पर सारे मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान में बड़ा वायलेंट रिएक्शन दिया। मौलाना ने कहा कि मुझे ये किताब, आई एम डिस्गस्टेड कि ये ऐसी किताब लिखी गई, लेकिन मैं किसी तरह से भी जो मुसलमानों का रिएक्शन है उसको अप्रूव नहीं कर सकता हूं। हिंसा का कोई मतलब नहीं है, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। और रसूल की अपनी जिंदगी से आप सबक लीजिए, ये भी मौलाना ने कहा, और हम लोग सब लोग जानते हैं, मुसलमान जो इस्लाम को समझते हैं उनको मालूम है कि प्रॉफिट की अपनी जिंदगी में उनके साथ कैसा बर्ताव लोग करते थे और उस पर उन्होंने खुद कैसे रिएक्ट किया। जब वो अपनी जिंदगी में किसी के खिलाफ हिंसा नहीं करते थे तो आप कौन होते हैं? तो इसको बिल्कुल खुलकर इसको कंडेम करना और धर्म के नाम पर हिंसा, ये वक्त है कि इस वक्त इसको कहा जाए और बहुत जोर शोर से कहा जाए। हमारे साथ प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी भी मौजूद हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, कहीं ये लगता है कि जो एक तरह से उदारवादी लोग हैं उन्होंने भी सलमान रश्दी जैसे लेखक को के साथ वो इतनी मजबूती से नहीं खड़े रहे जितना होना चाहिए था, क्योंकि भारत जो है वो पहला देश था जिसने किताब पे प्रतिबंध लगाया, और भारत में भी उनका आना जाना जो कि उनका अपना देश था, क्योंकि सलमान रश्दी UK के नागरिक रहे पर हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहाँ मुंबई में भारतीय मूल के हैं, पर उनके आने जाने को उतने खुलकर वो यहाँ आना जाना भी उनका मुश्किल रहा। और अभी हाल तक 2012 में भी उन्हें आना था एक लिटरेरी फेस्टिवल में, तो उनका आना मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ गुट जो है उस पर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। तो ये एक ऐसा लगता है कि जो पूरा एक लिबरल समाज है वो भी मजबूती से नहीं खड़ा रहा इसके साथ। प्रोफेसर, जो आप कह रहे हैं इसमें कई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जहां तक सरकारों का सवाल है कि वो किसके दबाव में आके कब क्यों क्या पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं, वो एक लंबा डिस्कशन है। ये बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान में भी सैटेनिक वर्सेस पे फिर बैन लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे भी पॉपुलर सेंटिमेंट जो था, मुस्लिम पॉपुलर सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांगली
अराउज हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज भी सामने आ जाते हैं, इसलिए सरकारों के ऊपर अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। पर आपका सवाल है वो अलग है। आपका ये है सवाल कि लिबरल जो ओपिनियन है, जो नॉर्मली खड़ा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हक में, वो इसके केस में दुरुस्त रहा कि नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हद तक ठीक बात हो सकती है, पर कुछ हद तक ये बहुत एग्जैजरेशन भी है। क्योंकि मैंने जहां तक मुझे याद है कि जब हमारे यहाँ मुझे याद है कि मुशीरुल हसन हमारे फेलो हिस्टोरियन थे, उन्होंने बहुत सफर किया इस इशू को लेके, क्योंकि जामिया में स्टूडेंट्स ने उनका आना ही मुश्किल कर दिया था। हालांकि वो प्रो वाइस चांसलर थे उस वक्त, और उन पे कुछ तरह के हमले भी हुए थे, तो 1-1.5 साल तो वो कैंपस ही नहीं जा पाए थे। तो जहां तक मुझे याद है, मैं मेमोरी पे रिलाई कर रही हूँ, मुझे नहीं ऐसा याद है कि जो उस वक्त के लिबरल ओपिनियन था, उन्होंने जो मुशीरुल हसन के साथ हुआ उसको जोरों से कंडेम नहीं किया। मुझे तो इतना ही याद है कि हम सब लोगों ने बहुत जोरों से मुशीर साहब का सपोर्ट किया और कहा कि जो भी जामिया में हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इस तरह का उनका अपना ओपिनियन था। उन्होंने भी यही कहा कि कैटनिक वर्सेस पे बैन नहीं लगना चाहिए, और ये शुरू की बातें थी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ ये कि 2012 तक में अगर JLF जैसे लिटरेरी फेस्टिवल में सलमान रश्दी नहीं आ पाते हैं तो ये अफसोस की बात है। बिल्कुल शोक की बात है, पर यहाँ पे हमें देखना है कि गिल्टी कौन है। गिल्टी यहाँ पे विजिलेंट ग्रुप्स है। जैसे कि आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके, या मेरी यूनिवर्सिटी जो थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाके, मैं भी जाके खुल के बात नहीं कर सकती, क्योंकि आज हिंदू विजिलेंटे ग्रुप्स हमको बोलने नहीं देते हैं, क्योंकि वो आजकल पॉलिटिकली पावरफुल हो रहे हैं। तो इसी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी इस तरह के फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि बहुत दिन से जो लोगों को बोलने नहीं देते। तो वो जहां तक डर था जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में, किस बात का डर था? वहां पे डर ये था कि सरकार वहां पीछे एक तरह से डर के पीछे हट गए। उन्होंने प्रोटेक्शन वगैरह पूरा प्रोवाइड करने से वो झिझक गए कि इशू ये था कि उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा। सरकार उनको रोकना नहीं चाहती। पर देखिए, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक होता है सत्ता की तरफ से, जैसे फतवा है, ईरान ने जैसे फतवा। एक तो मुझे लगता है कि एक जोरों का एजुटेशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन बिल्ड होना चाहिए। आज भी ईरान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वो फॉर्मली ये फतवे को हटाए। देखिए कितना बड़ा खतरा, उनकी ऑलमोस्ट जान चली गई। हम सब लोग दुआ मांग रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। इतने बड़े वो राइटर हैं, और इतने, और वैसे भी किसी भी इंसान की क्यों इस तरह से बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि डिप्लोमेटिकली ईरान के ऊपर। और दूसरी बात मैं कह रही हूँ, ये हमें, पर ये जो हमारी आदत है ना, हमेशा अगर कोई अटैक हो रहा है, कोई इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अटैक कर रहे हैं, तो उसी वक्त जो है हम ये कहना शुरू कर दें कि ये तो जी हम कंडेम ही नहीं करते जब इस्लाम पे होता है। अरे भाई, जो हो रहा है उसको पहले कंडेम करो। ये व्हाट अबाउट इट से हमें निकलना है। हमें दोनों को इमीडिएटली उसी वक्त कंडेम करना है। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात एक और कही है। मैं वापस आऊंगी आपके पास एक ब्रेक के बाद, पर मैं इस मौके पे एक ब्रेक ले रही हूं। अब मुझे पता है शुभ्रस्ता इस पर जवाब भी देना चाहती है। हमारे साथ लॉर्ड मेघनाथ देसाई भी जुड़ गए हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अभी भी ईरान पे डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तरीके से दबाव डालना चाहिए कि एक औपचारिक तरीके से इस फतवे को वापस लिया जाए। जो अभी हुआ है उसे देखते हुए हम लोग में एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं लेखक सलमान रश्दी पर हुए हमले की, और बड़े सवाल पर कि इस धर्म के नाम पर जो इस तरह की हिंसा है, इसे ज्यादा से ज्यादा इसे कंडेम करना चाहिए और इसे रोकने की जरूरत है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं लेखक सलमान रश्दी पर हुए हमले की, और इसी की वजह से असहनशीलता पर छिड़ी एक नई बहस, या फिर से बहस, और साथ साथ धर्म के नाम पर हो रही हिंसा। हमारे साथ जुड़ गए हैं लॉर्ड मेघनाथ देसाई भी, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। लॉर्ड मेघनाथ देसाई,
सलमान रश्दी पे जब हमला होता है तो वो 24 साल का लड़का जो उस समय दुनिया में नहीं था, जब ये फतवा जारी हुआ, जब उनकी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे और उसके बावजूद अब ये हमला होता है, न्यूयॉर्क में हमला होता है। सवाल ये भी उठता है कि कहीं लेखकों के मन में, लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ये भी बात उठती है कि हर एक वो शब्द जो आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कौन आपको धमकियां देने लगेगा। कहीं ये खौफ भी ये खड़ा करता है। अब तो ऐसा है कि जो सोशल मीडिया है उसके कारण लोग पढ़ते नहीं, किताबें पढ़ते नहीं, मगर वो सोशल मीडिया में देखते हैं कि किसी ने किसी का अपमान किया, तो ये जो टेररिज्म वाले हैं वो सबको फैलाते हैं ये संदेश कि भाई तुम पढ़ने की बात चिंता मत करो, मगर ये किताब में हमारे धर्म पर इसने अपमान किया है तो मारो उसको। तो ये लड़के ने शायद ये किताब पढ़ी नहीं, उसका मालूम नहीं सलमान रश्दी ने क्या लिखा, क्यों लिखा। और हमारे यहाँ भी भारत में भी किसी ने पढ़ते पहले ही बैन कर दिया था किताब का, क्योंकि भाई क्या है कि अगर भाई यहाँ तो बहुत हंगामा हो जाएगा, तो बात जाने दो, ये लेखक को जो कहना है वो कहे, मगर हम उसे पढ़ने नहीं देंगे। तो ये बात ऐसी है, ये एक्सट्रीमिज्म की बात है। जब धर्म का झगड़ा होता है तब एक्सट्रीमिज्म तुरंत आ जाता है। और ये जो टेररिस्ट लोग हैं वो ऑनलाइन रिक्रूट करते हैं जवानों को, और ये जवान बेचारे वो सिर्फ 24 साल का था, उसको क्या मालूम होगा कि क्या हो रहा है। तो उसको एक्साइट किया और उसने ये हमला कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्हें कहना चाहिए कि भाई ये सब छोड़ो, लोगों को जो मान्यता है वो मान्यता कर दें दो, और ये देखो कि भाई हर धर्म को न्याय मिले और हर आदमी को न्याय, और वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी नीड फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर डेमोक्रेसी। और बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए। और एक बड़ा सवाल जो इस वक्त सबको देखना पड़ेगा, सबको सोचना होगा कि आखिर वो क्या चीज है जिससे हम इस स्थिति पे आज के दौर में पहुंचे हैं। क्यों हम इस मोड़ पे पहुंचे हैं, किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, किस तरह से कोई कुछ भी कह रहा है उसके ऊपर प्रतिबंध, उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं, हिंसा, ये और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है। शुभ्रस्ता, आपके कमेंट्स। नगमा जी, मुझे दिक्कत तब होती है जब बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से चीज़ों की व्याख्या की जाती है। अभी अगर मैं इतिहासकार महोदया को सुन रही थी तो 1988 में इसलिए बैन किया गया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन आज जेएनयू में 4 प्रोफेसर्स को बोलने नहीं दिया जा रहा है जो लगातार एंटी इंडिया नैरेटिव खड़ा करते हैं। उसमें इनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती हुई नहीं दिखती। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये विजिलेंटिज्म था तब भी, और अभी भी विजिलेंटिज्म है। तो तब वो लोग जो पावर में थे वो तब और अब, उन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा था कि बोलने नहीं दिया जा रहा था तब, और अब अगर होता तो लॉ एंड ऑर्डर, सरकारें डर जाती हैं। ये फैक्चुअली गलत है, एक इतिहास ठीक है, बट इतिहासकार होने के नाते इनको फैक्ट चेक का ध्यान जरूर रखना चाहिए। 1988 में सरकार ने सैटेनिक वर्सेस को बैन किया था। जेएनयू में सरकार की तरफ से रेफरेंडम नहीं जाता कि आप किसी 4 प्रोफेसर्स को मना कीजिए बात करने के लिए। ये स्टूडेंट्स का निर्णय होता है, जैसे स्टूडेंट्स का निर्णय भी था कि 4-5 मैं कोट अनकोट राइट विंग के लोगों का नाम ले लूं कि उनको बात नहीं करने देना है। तो विजिलेंटिज्म देखिए दोनों तरफ है नगमा जी। सोशल मीडिया को आप जितनी भी गाली दे लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे आज अगर एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है स्पेस का तो वो सोशल मीडिया की वजह से ही है। आज अगर आप मुझे बुला रही हैं तो इसलिए नहीं कि मेरी किताब पर द वायर और द हिंदू और सबने अच्छी प्रतिक्रिया दी, आप इसलिए बुला रही हैं कि सोशल मीडिया पे एक दखल रखती है मेरी आवाज। इसीलिए बात संदर्भ बदल गए हैं।
पुराने एक तरफ तरीके से नए संदर्भों की व्याख्या की जाएगी तो दिक्कत होगी। तो सोशल मीडिया ने एक डेमोक्रेटाइजेशन भी की है स्पेस की, लेकिन कहीं विजिलेंटिज्म को भी बढ़ाया है क्या, ये सवाल भी है। और हम इस वक्त वो तो रहेगा ना जी, एक बार फिर एक ब्रेक, बिल्कुल एक बार फिर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम लौटते हैं इस चर्चा पे जी। सलमान रश्दी पर हुए हमले ने एक बार फिर असहनशीलता और बोलने की आज़ादी पर सवाल खड़ा किया है और इसलिए बहस हो रही है। ये जो हमला हुआ बेहद निंदनीय है, ये सब लोग कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह जो है वो क्या है और वो क्या चीज़ है जिससे समाज में हम इस स्थिति में आज पहुंच गए हैं। फरहान नकवी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा ये फिक्र की बात है कि धर्म के नाम पर तमाम जगह आप देखें तो इतनी नफरत, इतनी हिंसा, और इसके पहले बात सोशल मीडिया की हुई और कैसे उस पर एक डेमोक्रेटिक स्पेस भी मिला है, लेकिन उससे विजिलेंटिज्म जो है उसको कितना बढ़ावा मिला है। देखिए नकमा जी, अव्वल तो ये सिर्फ रिलीजियस ऑफेंस या धर्म के नाम पर कट्टरपंथ का सवाल नहीं है। आप हिंदुस्तान में उदाहरण देख लीजिए, गौरी लंकेश की हत्या की गई, कालबुर्गी की हत्या की गई, दाभोलकर की हत्या की गई, फंसारे की हत्या की गई। ये धार्मिक कट्टरपंथ के चलते नहीं था जी। इनकी विचारधारा से कुछ लोगों को इतना ऐतराज था कि उनको अपनी जीवन का बलिदान पूरा। नहीं, एक सेकंड, आप मुझे खत्म करने दीजिए एक बार। आपने नुपुर शर्मा जी का नाम लिया। मैंने 4 लोगों, आप मुझे बात अपनी खत्म करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिए। 4 लोगों का मैंने उदाहरण दिया है। मेरे लिए तो ये 4 लोग, ये हिंदुस्तान एक ही पंथ के थे, इसलिए ये इन 4 लोगों को की हत्या इसलिए की गई क्योंकि देखिए, मैं इसका बहुत सरल इंसानी व्याख्या करना चाहती हूँ कि जहां लोग रहेंगे असहनशीलता रहेगी, मतभेद रहेगा। सवाल ये है हमारे समाज के लिए कि इस मतभेद, इस डिफरेंस, इस डिफरेंट ओपिनियंस, इनको हम प्रकट कैसे करें, इनकी व्याख्या हम कैसे करें। क्या बंदूक के दम पर करेंगे या गोली के दम पर करेंगे? जिसको देखिए, मैं तो इसको कहती हूं, ये आज जो हमने गोली मारो सालों को कल्चर, ये जिसको हमने बढ़ावा दिया है आज हिंदुस्तान में, इस कल्चर में निहित है कि बात नहीं करनी है भैया, डंडा उठाना है, बात नहीं करनी है, पिटाई करनी है। ठीक है, तो चूंकि वक्त कम है मेरे पास फरा, इसलिए मैं इस वक्त यहाँ पे आपको रोक के शुभ्रस्ता को वक्त देना चाहूंगी जवाब देने का। और मैंने धार्मिक हिंसा की बात इसलिए की थी क्योंकि ये जो मामला इस वक्त है वो शायद इस वजह से हुआ, लेखकों के ऊपर जो हमले हुए, इसलिए मैंने कहा धर्म के नाम पर हिस्सा, वरना हिंसा विचारधाराओं के नाम पे। और कैसे हम जवाब दे रहे हैं, आपने सही सवाल उठाया कि मतभेद होंगे पर उस पर प्रतिक्रिया जो आपकी है वो कैसी होनी चाहिए, इतनी हिंसा क्यों होती जा रही है। शुभ्रस्ता, आपका जवाब। नगमा जी, तात्विक रूप से किसी भी पैनलिस्ट ने यहां पर ऐसी बात नहीं कही है जिससे डिसएग्री किया जा सके, लेकिन टोनैलिटी, पॉलिटिक्स से दिक्कत होगी। बहुत आसानी से नुपुर शर्मा के केस को दबाया जा रहा है, लेकिन आप देखिए उस महिला ने भी क्या किया था टेलीविजन डिबेट के दौरान। जब एक तरीके का रिएक्शन आया उनकी तरफ, वो सहनशीलता नहीं थी उनमें, और उन्होंने कुछ कह दिया और उस कहे के बेसिस पे वो लड़की जीवन में कभी भी भारत की सड़कों पे आजाद नहीं घूम सकती। लेकिन आप देखिए पैनल में 4 लोगों का नाम लिया गया, एक पंथ के लोग थे, तो सवाल उठेंगे, सवाल उठाए जाएंगे। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, बौद्धिक बेईमानी है ये, जिसपे सवाल उठाए जाएंगे। मैडम, इनको मारा क्या था जिन 4 लोगों फरा नूपुर के सपोर्ट में जो लोग आए ना, 2 लोगों की हत्या हो चुकी है, बता दूं आपको। ठीक और है, क्यों हुई है? वो उसी कट्टरपंथ की वजह से हुई है जिनकी वजह से आज सलमान रश्दी सफर कर रहे हैं। उसको इस्लामिक कट्टरपंथ कहते हैं। कम से कम बोलना सीखिए, बोलेंगी नहीं तो समस्या का समाधान नहीं। कट्टरपंथ, हिंदू आतंकवाद पे सब बोलते हैं। आप बदतमीजी से मैं भी बोलती हूँ फरा। जब कांवड़ियों का आतंक फैला था दिल्ली की सड़कों पे तो हमारे तरफ से आवाज उठी थी, बट मैं बहुत मुझे शुभ्रस्ता, ये कहना गलत है कि लोग, शुभ्रस्ता माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूं, ये कहना गलत है कि लोग बोलते नहीं है। कट्टरपंथ जहां पे उसके खिलाफ
फराह ने भी बोला, बाकी लोगों ने भी बोला कि गलत है, पर आपका ये कहना है कि सिर्फ उन्होंने 4 लोगों की बात की थी जिन्हें मारा गया। आपने नुपुर शर्मा का नाम लिया, आपका नाम लेना जायज है कि जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया उनके ऊपर हमले किए गए, लेकिन सलमान रश्दी लेखकों को बोलने की आजादी, बात यह है कि क्या इसकी प्रतिक्रिया ऐसी हिंसक होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का इस बहस में शामिल होने के लिए। क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है इसलिए इसे रोकना पड़ेगा, पर धन्यवाद कि आप तमाम लोगों ने इस पर बात की, सवालों के जवाब दिए और एक स्वस्थ बहस की। तो हम लोग में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं। लेखक सलमान रश्दी पे कार्यक्रम के दौरान न्यूयॉर्क में स्टेज पे जो हमला हुआ उसके बाद से उनकी हालत गंभीर थी। न्यूयॉर्क के एक संस्थान में सलमान रश्दी पहुंचे थे। लेक्चर शुरू होने से पहले ही 24 साल के हादी मतर ने उन पर हमला किया। हमलावर ने रश्दी को घूंसे मारे और चाकू से कम 10 बार उन पर वार किया, जिससे उनकी बांह की नसें कटी, उनके लिवर पे चोट आई, उनकी एक आंख जा सकती है। हमले के बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब अच्छी खबर यह है कि रश्दी की हालत पहले से बेहतर है और उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है। और इस हमले के बाद लगातार ये सवाल एक बार फिर खड़ा हो रहा है कि असहनशीलता की सीमा क्या है। रश्दी के ऊपर एक फतवा जारी किया गया था सालों पहले, जिसके बाद अब तक उन पर इस तरह के हमले या इस तरह का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। हम लोग में आज के लिए इतना ही।